तो आज की क्लास में हम अगली थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रमेय नंबर 4 देखो भाई। ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि यदि f कोई फंक्शन है जो कि a से b में डिफाइन है, और g कोई फंक्शन है जो कि b से c में डिफाइन है। ठीक है, b से a में नहीं है, b से c में डिफाइन है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो g और f का कंपोजिशन होगा उसका इनवर्स बराबर होगा f इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स के। GOF का जो कंपोजिशन है वो इसके बराबर होगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, थ्योरम ये एनसीईआरटी की है, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको देखने को मिलेगी है। ठीक है, थ्योरम पूछेगा कैसे, अगर कोई पूछेगा भी तो वो कैसे पूछेगा, वो कहेगा कि यार दो फंक्शन हमारे पास, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो समझो। ये तो हमें गिवन है और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है बेटा। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो समझ लीजिए आप। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, गोफ के इन्वर्स की, और फिर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी ना, तब मैं कह पाऊंगा कि भैया ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए मुझे जिस जिसकी जरूरत है सबसे पहले मैं उनको निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एफ इनवर्स, जी इनवर्स, गोफ का इनवर्स, तो इनको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं एफ इनवर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन है, ये अपने को दिया हुआ है। एफ जो है वो ए से बी में व्युत्क्रमणीय फलन है, ये भाई बात अपने को दे रखी है। अब एफ जो है अगर ए से बी में व्युत्क्रमणीय है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो बी से ए में व्युत्क्रमणीय होगा। हाँ है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, तो एफ इनवर्स का हमने पता कर लिया कि एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक है। एफ इनवर्स की वैल्यू नहीं निकाली अभी तक, है ना, वैल्यू तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम ये तो पता कर लेना कि ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। तो जो एफ इनवर्स है वो बी से ए में डिफाइन है, ये बात हमने मालूम कर ली। ठीक, इसी तरीके से अपन जी इनवर्स मालूम कर सकते हैं कि जी इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। तो आप कहेंगे सर जी जो है वो बी से सी में डिफाइन है, तो जो जी इनवर्स है वो सी से बी में डिफाइन होगा, तो इस बात को लिख देते हैं। जी भाई साहब जो हैं वो बी से सी में व्युत्क्रमणीय है, ये बात अपने को दे रखी थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जी का इन्वर्स है वो सी से बी में डिफाइन होगा, ये बात हमने मालूम कर ली। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो जो हमारा एफ इनवर्स है वो बी से ए में डिफाइन है, जो हमारा जी इनवर्स है वो सी से बी में डिफाइन है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन। मुझे ये पता करना है कि भाई एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ये पता करना है पहले मुझे, है ना। अब ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा बता सकते हैं? आप कहेंगे सर कंपोजिशन फंक्शन जब आप पढ़ा रहे थे ना, जब संयोजन फलन जब पढ़ा रहे थे तो उस दौरान मैंने बताया था कि किसी भी संयोजित फलन का प्रांत और सहप्रांत कैसे मालूम करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं वापस से बता देता हूँ। देखो ये एफ इनवर्स है, ये जी इनवर्स है, हमें बताना है कि एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेगा। तो इसको बताने के लिए अपन उल्टा चलते हैं। उल्टा उल्टा कैसे? जो जी इनवर्स है, पहले देखो जी इनवर्स कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप कहेंगे सर जी इनवर्स जो है वो सी से बी में जा रहा है, सी से बी में जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखो कि एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। आपको कहेंगे सर एफ इनवर्स जो है वो बी से ए में जा रहा है, तो अल्टीमेटली अपन सी से चले और ए पे पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा
एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन है वो सी से चल के कहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ए पर खत्म हो जा रहा है। इस तरीके से अपन किसी भी कंपोजिशन फंक्शन का प्रांत और सह प्रांत बताते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ये वाला फंक्शन है ना एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन, ये सी से ए में व्युत्क्रमणीय फलन है, ये बात अपन लिख देंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो हमारा ये वाला काम तो खत्म हो गया। हमने ये मालूम कर लिया कि ये जो फंक्शन है, ये जो राइट साइड में जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ये मालूम कर लिया हमने। ये वाला काम तो हमारा समाप्त हुआ। अब हमें ये देखना है कि ये वाला जो फंक्शन है लेफ्ट साइड वाला, ये कहाँ से कहाँ तक में डिफाइन है। ठीक है, अब इसको कैसे देखोगे बताओ, इसको कैसे देखोगे? तो आपको सर ये गोफ का इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले गोफ निकाल लेते हैं। निकाल लो फिर, बताओ भाई गोफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। आप कहेंगे सर गोफ फंक्शन, हाँ जी। तो आप उल्टा चलते हैं यहाँ पे, आपने जैसे यहाँ पे बताया था ना वैसे यहाँ पे उल्टा चलते हैं। सबसे पहले देखो कि एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। तो आपको सर एफ फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में गए। फिर जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, बी से सी में डिफाइन है। तो अल्टीमेटली अपन ए से चले और सी पे पहुँच गए। तो जो गोफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए से सी में डिफाइन होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस बात को लिख देते हैं कि जो गोफ फंक्शन है वो ए से सी में डिफाइन है, वो भी हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो असल माइंड में गोफ इनवर्स चाहिए ना, लेफ्ट साइड में तो गोफ इनवर्स लिखा हुआ है। तो अगर गोफ ए से सी में डिफाइन है तो गोफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, तो आप कहेंगे सर ये सी से ए में डिफाइन हो जाएगा। तो इस बात को भी लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये जो लेफ्ट साइड में था ना हमारे पास, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में था, हमने ये पता कर लिया कि जो लेफ्ट साइड में फंक्शन था ये कहाँ से कहाँ तक में डिफाइन है, ये मालूम कर लिया हमने। ठीक है, वापस समझो, हमें इन दोनों को बराबर दिखाना था। अब इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये दोनों फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले तो मैंने इसका पता किया कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, फिर मैंने ये पता कर लिया कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। ठीक है, अब मुझे ये दिखाना है कि ये दोनों फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रही है, ये दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे वो समझ लो। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ये तो आसानी चीज़ थी। ठीक है, अभी तक क्या किया, एफ ए से बी में डिफाइन है तो एफ इनवर्स यहाँ से यहाँ डिफाइन होगा, जी इसमें डिफाइन है तो जी इनवर्स यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होगा। तो फिर हमने ये जो हमारा राइट साइड में जो फंक्शन था ये पता कर लिया कि ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट साइड वाला फंक्शन पता कर लिया कि ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। ये वाला काम अभी तक हमने किया है। ठीक है, अब आगे देखो, अभी अब मुझे इन दोनों को बराबर दिखाना है ना। अब इन दोनों को बराबर कैसे दिखाएं, तो उसके लिए इन दोनों को बराबर दिखाना है ना, तो उसके लिए काम करता हूँ। यहाँ पे देखो तीन सेट है हमारे पास, ए बी सी, तीन सेट हैं और दो फंक्शन है एफ और जी, है ना। तो एक काम करता हूँ, इन तीनों सेटों में से एक एक एलिमेंट उठा लेता हूँ। हम कहेंगे माना जो ए सेट है उसमें एक एलिमेंट है एक्स, ये मान लिया। ऐसे ही जो बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है वाई, और जो हमारा सी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है जेड। ठीक है, इस प्रकार हैं देखो, जो ए सेट है उसके एलिमेंट को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब जो हमारा एफ फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है, तो एफ फंक्शन अगर ए से बी में डिफाइन है तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट होगा उसकी इमेज बी सेट में बनेगी, है ना। एफ फंक्शन में ए सेट का कोई भी आप एलिमेंट लेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बी सेट में बनेगी। तो एफ फंक्शन में अगर मैं एक्स की इमेज देखूंगा, क्योंकि एक्स जो है वो ए सेट का एलिमेंट है ना, तो एक्स की इमेज क्या हो जाएगी, सर एक्स की इमेज जो है वो बी सेट का एलिमेंट होगी कोई ना कोई। वो मान लो कि वाई है, बी सेट के अंदर वाई एलिमेंट है ना, इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर मान लिया वाई के। ठीक इसी तरीके से जी जो फंक्शन है उसमें बी सेट का कोई एलिमेंट होगा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी सेट में बनेगी। तो जी फंक्शन में बी सेट का कोई एलिमेंट उठा लो, बी सेट का सर वाई एलिमेंट हमने माना हुआ है तो वाई उठा लिया। तो जी सेट में जो वाई की इमेज है वो कहाँ बनेगी, सी सेट के एलिमेंट के, कोई सी सेट का एलिमेंट के बराबर बनेगी, है ना। अब सी सेट का कौन सा एलिमेंट हमने माना हुआ है, जेड माना हुआ है, तो हमने मान लिया कि भैया
एफ फंक्शन में एक्स की जो इमेज है वो वाई बन रही है और जी फंक्शन में वाई की इमेज जो वो जेड बन रही है, ये हमने मान लिया। ठीक है, बस यहीं तक आपको करना था, इसके बाद तो अपने आप ही हो जाएगा। वापस समझ लो मैंने क्या किया है। ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसमें तो मैंने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं है, जो चीज़ प्रश्न में लिखी हुई थी बस उसी को मैं बार बार घुमाता गया, है ना। अब ये वाली जो बात मैंने लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इन दोनों की वैल्यूज़ को बराबर दिखाना है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को बराबर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दो फंक्शन है जी और एफ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एफ फंक्शन में एक्स की इमेज वाई मान ली और जी फंक्शन में वाई की इमेज जेड मान ली। ये मैंने अभी तक किया, क्योंकि एफ फंक्शन ए से बी में डिफाइन था और जी फंक्शन बी से सी में डिफाइन था। ठीक है, तो ए सेट का कोई एलिमेंट ले लो आप, एक्स ले लो लेट से, बी सेट का कोई एलिमेंट ले लो लेट से वाई ले लिया, है ना, और जो हमारा सी सेट था उसका एलिमेंट लेट से अपने जेड ले लिया। तो जो एफ फंक्शन है उसमें एक्स की इमेज क्या बनेगी, वाई बनेगी, और जो जी फंक्शन है उसमें वाई की इमेज, क्योंकि ये बी से स्टार्ट है ना, वाई की इमेज क्या बनेगी, जेड बनेगी। उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ तो समझ में आ गई। अब इसके बाद तो अपने आप ही वैल्यू निकल जाएंगी सबकी। कैसे, मुझे इसकी वैल्यू के बराबर दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू ज्ञात करूँगा, जी ओ एफ इनवर्स, इसकी वैल्यू मैं ज्ञात करूँगा। अब इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो समझिए। इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं गोफ की वैल्यू ज्ञात करता हूँ। गोफ की वैल्यू पहले ज्ञात कर लेता हूँ, उसके बाद गोफ इनवर्स तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो गोफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, गोफ को आप लिख सकते हैं सर जी, यहाँ पे फिर एफ। अब देखो एफ के अंदर मैं क्या चीज़ डाल सकता हूँ, आप कहेंगे सर एफ के अंदर, एफ जो वो ए से बी में एक सेट है, एफ जो है वो ए से बी में एक फंक्शन है, तो एफ के अंदर आप ए सेट का कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो। अब ए सेट का हमने एलिमेंट क्या माना हुआ है, एक्स, तो एफ के अंदर अपन क्या डाल सकते हैं, एक्स डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो इसको मिल सकता हूँ जी ऑफ वाई लिख सकता हूँ। जी ऑफ वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो जी ओ एफ है, जो गोफ फंक्शन है, वो हमारा जेड के बराबर आ गया। ठीक है, एफ के अंदर मैंने क्या डाला था, एक्स, तो यहाँ पे भी मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो गोफ फंक्शन है वो किसके बराबर आ गया, जेड के बराबर आ गया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, गोफ के इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो इसका इनवर्स ज्ञात कर लो। गोफ का इनवर्स क्या हो जाएगा, गोफ इनवर्स जेड बराबर हो जाएगा एक्स के। उल्टा हो जाता है ना, नहीं समझे, वापस समझाता हूँ। गोफ पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ठीक है, और गोफ का इनवर्स वो इसका इनवर्स हो गया। अब दो फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनकी खास बात क्या होती थी कि इसका जो इनपुट है वो इसके इनवर्स का आउटपुट होगा और इसका जो आउटपुट है वो इसका इनवर्स होगा, है ना भाई। अगर यहाँ पे देखो, अगर एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो एफ इनवर्स वाई एक्स से तो बराबर होता है। कल के लेक्चर में ये बात सीखी थी ना, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लगा दी। गोफ पूरा का पूरा एक फंक्शन है और गोफ का इनवर्स ये दे रखा है, तो गोफ के अंदर जो आप इनपुट डालोगे ना वो उसके इनवर्स का आउटपुट होगा और गोफ का जो आउटपुट होगा वो इसके इनवर्स का इनपुट होगा। यही बात का मैंने यूज़ करके गोफ इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू किसकी निकाल ली, गोफ इनवर्स की निकाल ली भैया। ठीक है, चलो भाई ये कहानी खत्म हो गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, एफ इनवर्स और जी इनवर्स के कंपोजिशन की। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, अभी देखिए, मुझे एफ इनवर्स और जी इनवर्स के कंपोजिशन की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एफ इनवर्स और जी इनवर्स का कंपोजिशन। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई मैं इसके अंदर कौन से एलिमेंट ढाल सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा गोफ के अंदर मैं कौन से एलिमेंट ढाल सकता हूँ, तो आपने कहा था सर कि गोफ के अंदर आप वो एलिमेंट ढाल सकते हो जो कि एफ के अंदर ढाले जा सकते हैं, है ना। फिर हमने देखा यार एफ के अंदर तो हम ए सेट का कोई एलिमेंट ढाल सकते हैं, ए सेट के अंदर तो हमने एक एलिमेंट एक्स माना हुआ है, तो गोफ के अंदर हमने एक्स डाल दिया था। ठीक इसी तरीके से इसमें देखो, इस एफ इनवर्स और जी इनवर्स के कंपोजिशन के अंदर हम कौन सा एलिमेंट ढाल सकते हैं, तो आपको कहोगे सर आप वो एलिमेंट ढाल सकते हो जो इस जी इनवर्स के अंदर ढाला जा सकता है ना। अब जी इनवर्स के अंदर कौन सा एलिमेंट ढाला जा सकता है, चेक करो। आप कहेंगे सर जी इनवर्स के अंदर सी सेट का कोई भी एलिमेंट ढाल सकते हो। सी सेट का हमने कोई भी एलिमेंट क्या माना हुआ है, जेड माना हुआ है, तो जी इनवर्स के अंदर क्या जाएगा अपने, जेड जाएगा सर। ठीक है, अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है सर जी। अब देखिए जी इनवर्स जेड किसके बराबर है, देखो जी ऑफ वाई अगर जेड के बराबर है तो जी इनवर्स जेड किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर वाई के बराबर हो जाएगा, तो जी इनवर्स जेड की जगह क्या लिख सकता हूं,
वाई लिख सकता हूँ। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मान रहे हैं, लेकिन क्या करें यार, मुझे पूरे को एक में दिखाना है ना, इसलिए थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लो, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि एफ इनवर्स वाई किसके बराबर है। आप कहेंगे सर एफ एक्स अगर वाई के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है एफ इनवर्स जो वाई है वो हमारा एक्स के बराबर होगा। तो एफ इनवर्स वाई किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे भाई साहब ये देखा कि जो हमारा ये वाला एफ इनवर्स और जी इनवर्स का जो कंपोजिशन है वो बराबर आ रहा है किसके, एक्स के बराबर आ रहा है, समझ रहे हो, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि भैया गोफ का इनवर्स, इसकी जो वैल्यू है और एफ इनवर्स और जी इनवर्स का जो कंपोजिशन है इसकी जो वैल्यू है बराबर आ रही है, ये बात अपने यहाँ पे नोटिस करी, ये बात हमने यहाँ पे नोटिस करी। इसका मतलब ये हो गया कि हर जेड के लिए, यहाँ पे तो एक जेड लिया था हमने, है ना, तो जेड की जगह आप कोई भी एलिमेंट ढाल लो, आपकी मर्जी है, तो हर वैल्यू के लिए इसका जो मान होगा और इसका जो मान होगा ये बराबर होगा, ये बात हमने पता कर ली, ठीक है ना। हर वैल्यू के लिए इसकी, हर हर वैल्यू के लिए इसका जो मान होगा और इसका जो मान होगा वो बराबर होगा, ये बात हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी, कहानी खत्म, ठीक है। अब लास्ट लाइन क्या लिख दोगे, आप क्या दोगे, अतः फॉर ऑल जेड, जेड जो था हमने क्या माना था, एक एलिमेंट माना था सी सेट का, है ना। अब सी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको मैंने जेड मान लिया, तो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सेट सी, सी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो गोफ इनवर्स फंक्शन है ना वो बराबर होगा एफ इनवर्स और जी इनवर्स के कंपोजिशन के। ये बात अपने को प्रूफ करनी थी और यही बात हमने ने प्रूफ कर दी, कहानी खत्म, ठीक है। वापस समझ लो भाई, थोड़ा सा जूम आउट और कर लूँ, थोड़ा कम दिखेगा लेकिन बस आपको एक बार थोड़ा सा फील हो जाएगा ना कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितनी बड़ी थ्योरम है। बड़ी थ्योरम है ही नहीं, देखो कितनी छोटी सी थ्योरम है बेसिकली देखी जाए तो। हमें इन दोनों को बराबर दिखाना था, तो इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए हमने क्या किया, जिस जिसकी जरूरत थी हमने सबसे पहले वो देखा कि वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। जैसे मुझे जी इनवर्स की जरूरत थी, एफ इनवर्स की जरूरत थी, गोफ की जरूरत थी, तो सबसे पहले मैंने एफ इनवर्स पता कर लिया कि वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, जी इनवर्स पता कर लिया कि वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, फिर मैंने ये पता कर लिया कि ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। इसी तरीके से गोफ का इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है ये मालूम कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू को इसके वैल्यू के बराबर दिखाना था, तो उसके लिए मैंने क्या देखा, उसके लिए मैंने देखा कि यहाँ पे 3 सेट हैं ए बी और सी, तो मैंने इसमें से इन तीनों सेट में से एक एक एलिमेंट उठा लिया। क्यों एलिमेंट उठा लिया, क्योंकि हमें देखा था कि एफ जो फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइन है, जी जो फंक्शन है वो बी से सी में डिफाइन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ में जो ए सेट का कोई एलिमेंट है उसकी इमेज जो है वो बी सेट के एलिमेंट के बराबर बनेगी। तो एफ एफ फंक्शन में एक्स की जो इमेज है वो वाई बनेगी, है ना, इसी बात को अपने यहाँ पे लिख दिया। और जो जी फंक्शन है उसमें वाई की इमेज क्या बनेगी, जेड बनेगी, उस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना ये वाली, ये तो बात मुझे को मैं जब आगे सोल्व कर रहा था ना तब मुझे ध्यान में आई है, तो इसको आप स्टार्टिंग में मत लिखना, ठीक है। बस जिस जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ ना उसी रास्ते से आप चलिए कि पहले हमने ये काम किया फिर हमने ये काम किया, ठीक है। उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू को इसके बराबर दिखाना था, तो सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू ये आ गई भाई, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू ये आ गई। जब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा था तो उस दौरान मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी, है ना। इसको आप अगर नहीं भी लिखेंगे ना अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने इसके वैल्यू निकाली, तो मैंने क्या देखा कि यार इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ रही है, बस मैंने कह दिया कि भैया हर एक एलिमेंट जो सी सेट से बिलोंग करता है, सी सेट से बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी, इसकी जो इमेज बनेगी उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा बराबर बनेगी, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया है, ठीक है। ये थ्योरम एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बहुत कम चांस है कि आपको कभी एग्जाम में पूछी जाए, बहुत कम चांस है, मान के चलिए कि आप सिर्फ 5-6% का चांस है कि कभी ये पूछ ले आपसे, ठीक है। लेकिन ये थ्योरम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं ना वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएं, है ना, वो सारे फंडे क्लियर हो जाएं, इसलिए थ्योरम्स करते हैं। क्योंकि थ्योरम करने से है ना होता क्या है कि आपने जितना सब कुछ पढ़ा है ना वो सारे के सारे आपका रीडिफाइन हो जाता है, ठीक है ना, रिवाइज हो जाता है एक प्रकार से। तो इस तरीके से हमने ये थ्योरम कर ली। अब हम देखते हैं अगली थ्योरम। अब 5वीं थ्योरम देखो भाई, और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ सिखा के जाएगी आपको ये, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स है ना इसलिए, और आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि यदि एफ एक फंक्शन है जो कि ए से बी में डिफाइन है और
जी एक फंक्शन है जो कि बी से ए में डिफाइन है, ठीक है ना। ये दो फलन दे रखे हैं आपको, ठीक है। व्युत्क्रमणीय की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये नहीं बता रखा कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। सिंपल अपने को ये कह रखा है कि ये दो फलन है, दो फंक्शन है, ये ए से बी में डिफाइन है, ये बी से ए में डिफाइन है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कि जो फोग फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, जो गोफ फंक्शन है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है। ये चीज़ अपने को दी हुई है, दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। और हमें बता रखा है कि इन दोनों फंक्शन का जो संयोजन है वो आइडेंटिटी है, ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एफ और जी फंक्शन है ना, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एफ और जी व्युत्क्रमणीय फलन है, ये चीज़ प्रूफ करनी है पहली बात। तो व्युत्क्रमणीय फलन है, ये प्रूफ करना है। और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। समझ लो, दो बातें हैं, तीन बातें हैं बेसिकली। पहले तो आपको ये प्रूफ करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है, फिर आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जी व्युत्क्रमणीय है, और फिर आपको ये प्रूफ करना है कि जी और एफ एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो एक ही थ्योरम में तीन चीज़ें दी गई है ना, तीन चीज़ें प्रूफ करनी है बेसिकली। अब कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले एफ को व्युत्क्रमणीय दिखाते हैं। किसी भी फंक्शन को व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप कहेंगे सर हमें उसको अकैकी भी दिखाना पड़ता है और हमें उसको आच्छादक भी दिखाना पड़ता है ना। तो अगर मुझे एफ को व्युत्क्रमणीय दिखाना है तो मुझे एफ को अकैकी भी दिखाना पड़ेगा और आच्छादक भी दिखाना पड़ेगा। दिखा दें, क्या दिक्कत है, कैसे दिखाएंगे, देखो। तो सबसे पहले मैं एफ को अकैकी दिखाता हूं। एफ को अकैकी दिखाएंगे। अकैकी कैसे दिखाएंगे, तो हम कहते हैं माना कोई दो एलिमेंट है x1 और x2 और उनकी इमेज बराबर है इस एफ फंक्शन में, ठीक है। जहाँ पे x1 x2 क्या है भैया, जहाँ पे x1 x2 जो है ये इस ए सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसे करते थे अकैकी को दिखाने के लिए। अच्छा जी, अब हमें इसको कैसे ना कैसे सोल्व करते 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 यहाँ तक पहुँचना है, x1 बराबर x2 तक पहुँचना है। कैसे पहुँचे, तो कई बच्चे कहेंगे सर एक काम करते हैं, x1 की जो इमेज है एफ फंक्शन में, x1 की जो इमेज है उसको मान लेते हैं, उसको मान लो y1 मान लिया है ना। और x2 की एफ फंक्शन में जो इमेज है उसको y2 मान लेते हैं, जैसे पिछली थ्योरम्स में हमने काम किया था, है ना। फिर हमने क्या किया था, दोनों तरफ g फंक्शन लगा दिया था ऐसे, ठीक है। अब एफ ऑफ x1 अगर y1 के बराबर है तो g ऑफ y1 किसके बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली x1 के बराबर हो जाएगा, है ना। ऐसे करते थे पिछली थ्योरम्स में। पिछली थ्योरम में ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि एफ और जी जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते थे, वहां पे दिया होता था कि एफ और जी जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है ना। इसलिए हम ऐसा कर पाते थे पिछली थ्योरम्स में, इसलिए हम ऐसा कर पाते थे बेटा। यहाँ पे आप ये तरीका नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्यों क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि एफ और जी जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं दे रखे हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि एफ और जी व्युत्क्रम एक दूसरे के, ये तो हमें प्रूफ करना है ना, दिया तो नहीं हुआ ना। तो ये वाला जो तरीका है ना, आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हो। अब क्या करें सर जी, अब बेटा इसका इस्तेमाल करेंगे ना, इनका इस्तेमाल करेंगे, ये कब काम आएंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे ना अपन। कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे इनका, अभी बताते हैं। देखो, जो एफ ऑफ x1 है और जो एफ ऑफ x2 है, एफ ऑफ x1 का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। आप कहेंगे सर x1 की इमेज, एफ फंक्शन में x1 की इमेज। तो मैं आपसे पूछता हूं कि एफ ऑफ x1 जो है वो हमें कहाँ मिलेगा। आप कहेंगे सर ए के अंदर तो x1 मिलेगा, x1 की जो इमेज बनेगी यानी कि एफ ऑफ x1 वो हमें बी सेट के अंदर मिलेगी। ऐसे एफ ऑफ x2 ये भी हमें कहाँ मिलेगा, बी सेट के अंदर मिलेगा, है ना। अब बी सेट यहाँ पे भी है, तो इस बी सेट के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, इस बी सेट के अंदर हमें एफ ऑफ x1 भी मिल जाएगा और एफ ऑफ x2 भी मिल जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना, इस बी सेट के अंदर हमें एफ ऑफ x1 भी मिल रहा है और एफ ऑफ x2 भी मिल रहा है ना। अब ये जो g फंक्शन है बी से ए में डिफाइन है, तो इसका मतलब g फंक्शन में इस एफ ऑफ x1 और इस एफ ऑफ x2 की इमेज बन रही होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो एक काम करता हूं, दोनों तरफ मैं g फंक्शन लगा देता हूं। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया बेटा, g फंक्शन लगा दिया, ठीक है ना। क्यों g फंक्शन लगा दिया, क्योंकि g फंक्शन में
जी फंक्शन में इन दोनों की कोई ना कोई इमेज हमें मिल रही होगी, इसलिए मैंने दोनों तरफ जी फंक्शन लगा दिया। ठीक है, अब देखो जी ऑफ एफ ऑफ x1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलिए। इसी तरीके से जी ऑफ एफ ऑफ x2 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल सर। अब जो गोफ फंक्शन है, जो गोफ फंक्शन है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो उसके अंदर आप जो चीज डालते हो वही चीज वापस रिटर्न करता है। तो गोफ के अंदर अगर मैं x1 डालूंगा तो ये मुझे x1 ही तो रिटर्न करेगा। तो हो तो गया पूरा। गोफ ऑफ x1 हमें क्या देगा, x1 ही तो देगा। गोफ ऑफ x2 क्या देगा, x2 ही तो देगा। तो हम यहां से चले थे और हमने यहां पर पहुंच गए। ठीक है ना। अकैकी, किसी भी फलन को अकैकी अगर प्रूफ करना है तो आपको ये पता होता है कि हम कहाँ से चल रहे हैं, और आपको ये भी पता होता है कि हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, है ना। हमें कहाँ से चलना और हमें कहाँ पहुंचना है ये हमें मालूम होता है। बीच का जो रास्ता है ना वो हमें ढूंढना होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने हमने जहाँ से चलना है वो लिख लिया और जहाँ पहुंचना है वो लिख लिया, और फिर बीच में हम तिकड़मबाजी करते रहे, हो गया हमारा काम। ठीक है ना। अब यहाँ पे रीजन लिख देना। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे कि जो गोफ है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है। ठीक है। और तत्समक फलन की खास बात क्या होती है, तत्समक फलन की खास बात ये होती है कि उसके अंदर आप जो चीज डालोगे वही रिटर्न कर देगा। तो इसलिए गोफ ऑफ x1 के बराबर है, गोफ ऑफ x2 के बराबर है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो f है वो हमारा अकैकी फलन है। समझ में आया। थोड़ा सा फास्ट बता दिया मैंने, है ना, कोई बात नहीं, वापस देख लो चाहे आप। ठीक है। इस तरीके से हमने f को अकैकी प्रूफ कर दिया। अब हम f को आच्छादक प्रूफ करेंगे। अब आच्छादक कैसे प्रूफ करेंगे, क्या तरीका बताया था आपने कहा था सर आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि बी सेट के अंदर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ए सेट में बन रही है ना। तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम एक एलिमेंट मान लेते थे। माना कोई एक एलिमेंट है, कुछ भी मान लो, चाहे आप x1 मान लो, x2 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। मान लो कि अपने चाहे आप कुछ भी मान सकते हो, x1 x2 कुछ भी। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर x1 तो यहाँ पे माना हुआ था, तो यहाँ पे कैसे मान सकते हैं। अरे बेटा ये अलग चीज़ थी, यहाँ पे जो चीज़ माननी हुई है ना और यहाँ पे जो चीज़ मानोगे इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। आप ऐसे मत समझा करें कि यार यहाँ पे हम x1 नहीं मान सकते, कुछ भी मान सकते हो, x1 भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आप मानोगे और यहाँ पे जो चीज़ मानोगे दोनों अलग अलग हैं। ये पर्सन अलग है और ये पर्सन अलग है। तो अगर आपने इसमें x1 मानना है तो इसमें अगर आपने x1 मानना है तो इसमें अगर आपने x1 मान लिया दोनों में, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आप ऐसे मत समझिए कि x1 ए में भी था, अरे ये अलग चीज़ थी, एक पर्सन खत्म हो गया आपका। ठीक है। पहली बात तो ये समझिए, कई बच्चों को तो ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे अगर आपने x1 मान लिया तो हम यहाँ पे x1 नहीं मान सकते। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये अलग पर्सन है और ये आपका अलग पर्सन है। ठीक है। तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं मेरी सहूलियत के लिए y मान लेता हूँ। माना y जो है वो समुच्चय, ये जो b समुच्चय ना इसका कोई एक अवयव है, समुच्चय b का कोई अवयव है, ये मैंने मान लिया। अब y b समुच्चय का कोई अवयव है तो उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि y जो है वो b से बिलोंग करता है। y अगर b से बिलोंग करता है, b सेट तो यहाँ पे भी है, तो y जो है वो इसमें भी बिलोंग करेगा। अब y अगर इसमें बिलोंग करता है तो उसकी उस y एलिमेंट की g फंक्शन में कोई ना कोई इमेज बन रही होगी, है ना। ये जो y एलिमेंट है इसके g फंक्शन में कोई ना कोई इमेज बन रही होगी। उस इमेज को लेट्स से मैं x बोल देता हूँ, कुछ भी बोल सकते थे, मैंने x बोल दिया। यहाँ पे बता देना कि जहाँ पे जो x है वो क्या है, वो a सेट से बिलोंग करता है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब मुझे इसको आगे सोल्व करना है और कहाँ तक पहुँचना है, मुझे इसको आगे सोल्व करते 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 यहाँ तक पहुँचना है ना। यहाँ तक क्यों पहुँचना है भाई, भाई मैं यहाँ से चला था कि y जो है वो बी सेट का कोई एलिमेंट है, बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है y। मुझे ये दिखाना था कि इस y की कोई ना कोई प्री इमेज है ए सेट के अंदर। तो अगर मैं ऐसा ऐसा दिखा देता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई बराबर वाई, तो इसका यही तो मतलब है कि भैया वाई सेट की कोई ना कोई प्री इमेज है, वाई सेट की कोई ना कोई प्री इमेज है। वाई सेट की प्री इमेज क्या है, यहाँ पे जैसे एक्स आ गई, है ना। तो यहाँ से चल के मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंचना होता है। मुझे कहाँ से चलना है और मुझे कहाँ पे पहुंचना है ये मुझे मालूम है। बीच का रास्ता क्या होगा वो हर बार अलग अलग होता है। जैसे पिछली थ्योरम्स में हम बीच में क्या लिखते थे, पिछली जो थ्योरम थी उसमें जो एफ और जी फंक्शन होता था वो व्युत्क्रम दिया होता था। तो जी ऑफ वाई अगर एक्स के बराबर है तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक यहाँ तक पहुंच जाते थे बिना किसी दिक्कत के। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये डायरेक्टली तरीका नहीं है, घुमा फिरा के पहुंचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप चल कहाँ से रहे हैं, चल कहाँ से रहे हैं और आपको पहुंचना कहाँ पे, ये पता होना चाहिए बस। हम यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। ठीक है। बीच का रास्ता हर बार अलग अलग होगा। पहले आसान था, अब यहाँ पे है ना घूम फिर के जाना पड़ेगा। घूम फिर के कैसे जाएंगे वो समझ लो। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे पहुंचना है, ये बात तो आपको पक्की पक्की पता है ना कि यहाँ पे पहुंचना है।
ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे पहुंचना है। अब यहाँ पे पहुंचूंगा कैसे वो समझो। तो उसके लिए मैं इनकी हेल्प लूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने गोफ की हेल्प ली थी ना, वैसे यहाँ पे गोफ फोक की हेल्प लूंगा। अब कैसे हेल्प लूंगा वो समझ लीजिए आप। जी ऑफ वाई का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर जी ऑफ वाई का मतलब होता है वाई की इमेज, जी फंक्शन में वाई की इमेज ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जी ऑफ वाई कौन से सेट में है, ए सेट में है कि बी सेट में है? तो आप कहेंगे सर वाई तो बी सेट में था, है ना। वाई की जो इमेज बनेगी यानी कि जी ऑफ वाई वो ए सेट में होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जी ऑफ वाई जो है वो ए सेट का एलिमेंट है। जी ऑफ वाई ए सेट का एलिमेंट है। अच्छा एक्स किसका एलिमेंट है? आप कहेंगे सर एक्स जो है वो भी ए सेट का एलिमेंट है ना। तो जी ऑफ वाई और एक्स वो दोनों इसमें भी पाएंगे, वो दोनों इसमें भी पाएंगे, ठीक है ना। ये यहां पे लिख देता हूं, इस ए सेट के अंदर हमें जी ऑफ वाई भी मिल जाएगा और एक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। अब एफ फंक्शन में इस जी ऑफ वाई की कोई ना कोई इमेज बनेगी, ऐसी एफ फंक्शन में इस एक्स की भी कोई ना कोई इमेज बनेगी। तो मैं दोनों दोनों एलिमेंट्स पे, ये दोनों क्या है, अवयवी तो हैं, दोनों एलिमेंट्स में मैं एफ फंक्शन लगा देता हूं ऐसे, ठीक है। ठीक है सर, दोनों पे मैंने क्या कर दिया, एफ फंक्शन लगा दिया। अब एफ जी वाई इसको मैं कैसे लिखता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, और एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ जी वाई, एफ ओ जी कैसा फंक्शन है? एफ ओ जी सर आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि उसके अंदर आप जो डालोगे वही रिटर्न कर देगा। अब एफ ओ जी के अंदर अगर मैंने वाई डाला तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, वाई ही तो रिटर्न करेगा। और एफ ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ही लिख दिया, है ना। जो लास्ट में मुझे जहां तक पहुंचना था ना उसको मैं ऐसे लिख देता हूं ना, एफ ऑफ जी ऑफ वाई मुझे क्या देगा, वाई देगा, और एफ ऑफ एक्स क्या देगा, एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स ही देगा भैया, है ना। तो हम यहां से चले थे और हम यहां तक पहुंच गए, समझ रहे हो। हमने ये माना था कि बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है वाई, ठीक है। हमें ये दिखाना था कि इस वाई की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो हम दिखा दिया। इसका मतलब यही तो है कि वाई की प्री इमेज एक्स है, वाई बराबर एफ एक्स का मतलब क्या है कि वाई की प्री इमेज जो है वो क्या है, एक्स है। हमने यही तो दिखा दिया, यही हमें दिखाना होता था। जहां से चले थे और जहां हमें पहुंचना वो बस हमें आपको पता होना चाहिए, बीच का रास्ता बार बार बदलेगा। यहाँ पे भी हमने ये काम किया, जहां से चले थे जहां हमें पहुंचना था वो हमें पता था, बीच का रास्ता बदल गया। यहाँ पे यही किया, जहां से चले थे और जहां पे हमें पहुंचना था वो हमें पता था, बस बीच का रास्ता थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे लिख दो, आप कह दो अतः अतः फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पे तो हमने एक ही एलिमेंट माना, ऐसे 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 करते करते जितने भी एलिमेंट हैं बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट कि बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उनकी प्री इमेज हमें ए सेट में मिलेगी ही मिलेगी। इस तरीके से अपन लिखते हैं। यहां पे तो हमने एक एलिमेंट के लिए प्रूफ कर दिया कि अगर बी सेट का कोई एक एलिमेंट वाई है तो उसके लिए उसकी प्री इमेज ए सेट में मिल रही है, ये हमने प्रूफ कर दिया। फिर हमने कह दिया कि भैया बी सेट में अब जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जैसे वाई था, ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट होंगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, बी सेट के अंदर ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए एक एक्स हमें ए सेट के अंदर ऐसा मिलेगा जिसमें वाई की प्री इमेज एक्स होगी, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल यही है, कहने का मतलब ये है कि भैया बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी वाई हैं, उन सबकी प्री इमेज इस ए सेट के अंदर है, और वो प्री इमेज क्या है, वो प्री इमेज एक्स है। ये हमने प्रूफ कर दिया। और जब हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो आच्छादक है। समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से हम किसी फंक्शन को वन वन माने एकैकी, और किसी भी फंक्शन को आच्छादक प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो जी, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे भैया अतः एफ जो वो एकैकी भी आच्छादक भी है, यानी कि एफ जो है वो व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय हमने प्रूफ कर दिया, एक पार्ट खत्म हुआ हमारा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें जी को भी व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है, लेकिन उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कह देंगे कि इसी प्रकार जी जो है ना वो भी आपका व्युत्क्रमणीय है। जी भी क्या हमारा व्युत्क्रमणीय है, ये बात भी हमने कह दी, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट पे आ जाते हैं, हमें दिखाना है कि जी जो है वो एफ इनवर्स के बराबर है। अब इसको कैसे दिखाएंगे वो समझ लो, ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए मैं वापस से इनका ही साथ लूंगा, इसका साथ ले लो चाहे इसका साथ ले लो, आपकी मर्जी है। मैं इसका साथ ले लेता हूं, फोक का। तो हमें देखा कि फोक जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। करते 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 यहां तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, जी बराबर एफ इनवर्स,
यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक मैं कैसे पहुँचूंगा वो समझ लीजिए आप। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ओ जी और यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। और जहाँ तक मुझे पहुँचना है, जहाँ पे मुझे पहुँचना है वहाँ पे सिर्फ जी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे सिर्फ एफ इनवर्स लिखा हुआ है। तो कैसे पहुँचूँ? अगर मैं एक काम कर दूँ, दोनों तरफ अगर मैं एफ इनवर्स लगा दूँ, एफ ओ जी क्या है, एफ ओ जी कोई ना कोई एक एलिमेंट पाएगा, है ना। ऐसे ही है जो आइडेंटिटी फंक्शन है बी के अंदर, ये भी क्या है, कोई ना कोई एक एलिमेंट पाएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों एलिमेंट्स पर एफ इनवर्स फंक्शन लगा देता हूँ। एफ इनवर्स फंक्शन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर लगा देता हूँ। क्यों एफ इनवर्स फंक्शन ही क्यों लगाया, इसका रीजन अभी मालूम चल जाएगा आपको, चिंता क्यों करते हो आप। दोनों तरफ एफ इनवर्स इसलिए लगाया क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना आगे, तो एफ इनवर्स से एफ कट के जी बच जाएगा अकेला। ऐसा ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिंपल एफ इनवर्स बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ डालते हो, ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन है ना, आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ डालते हो वो वही आपको रिटर्न करता है। तो ये आ जाएगा आपका, अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा, इसलिए हमने दोनों तरफ एफ इनवर्स लगाया। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लो चाहे तो। जैसे आप एफ इनवर्स, ये ब्रैकेट लगी हो ना, इसको ब्रैकेट को मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। पहले हम ऐसे करते थे ना, ये जो छोटा सा ओ होता था इसको ब्रैकेट लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को चाहे तो आप छोटा सा ओ लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसको मैंने एस लिख दिया। सेम चीज़ आप चाहें तो इसके साथ भी कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको एस लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। अब कहेंगे सर ब्रैकेट तो यहाँ पे लग रही थी, ब्रैकेट यहाँ पे कैसे लगा दी? बेटा जो फलनों का संयोजन होता है ना वो साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम मतलब, साहचर्य नियम का मतलब कि ब्रैकेट आप कहीं भी लगा ले, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारा जो जोड़ है, प्लस जो है, वो भी साहचर्य नियम का पालन करता है। चाहे आप ब्रैकेट यहाँ पे लगा लो, इनको पहले जोड़ लो उसके बाद ये जोड़ लो, या फिर इनको पहले जोड़ लो उसके बाद ये जोड़ लो, जोड़ तो सेम ही आएगा। उसी तरीके से जो हमारा संयोजन फलन है वो भी साहचर्य नियम का पालन करता है। चाहे आप इसको संयोजित पहले कर लो उसके बाद इसको संयोजन कर लो, या फिर इसको संयोजित करके उसके बाद इसको संयोजन कर लो, आंसर सेम आएगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। क्लियर? इसके साथ कुछ छिड़खानी करने की जरूरत है नहीं, करना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा साहचर्य नियम से। ठीक है, अब किसी फंक्शन की अगर हम, कोई भी फंक्शन है उसका अगर हम उसके इनवर्स के साथ संयोजन करें ना, वो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आता है। पिछले लेक्चर में, पिछली थ्योरम्स में मैंने ये बताया था। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एफ है इसके अंदर आप कौन से एलिमेंट ढाल सकते हैं? आप कहेंगे सर एफ के अंदर हम ए सेट का कोई भी एलिमेंट ढाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी फंक्शन के नीचे पाँव में ए लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर आप कुछ भी ढालिए वो आपको वही रिटर्न करता है। अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर अगर आप जी ढालते हैं तो ये आपको जी ही रिटर्न कर देगा, है ना। ठीक उसी तरीके से अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर एफ इनवर्स डालते हैं तो आपको एफ इनवर्स ही रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ से चले थे और हम यहाँ पे पहुँच गए, हो गया हमारा काम। हैंस प्रूव लिख दो, बस कहानी खत्म। इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ओहो, इस तरीके से ये थ्योरम हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ यार। ऐसे हमने प्रूफ किया बेटा इस थ्योरम को। क्लियर? अब देखते हैं अगली थ्योरम, लास्ट थ्योरम, और ये सबसे आसान थ्योरम है भाई। यदि f एक फंक्शन है a से b में, और ये जो फंक्शन है व्युत्क्रमणीय फंक्शन है भैया, यानी कि इसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है, तो हमें ये दिखाना है कि इसका अगर मैं इसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है ना, तो अगर मैं इसके व्युत्क्रम का व्युत्क्रम ले लूं, इसका व्युत्क्रम है उसका वापस से व्युत्क्रम अगर मैं ले लूं तो वो इसी फंक्शन के बराबर आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो समझ लीजिए। तो कैसे करें अपन? देखो f जो है वो a से b में व्युत्क्रमणीय फलन है, ये बात अपने देखी है ना। ठीक है सर, तो एक एलिमेंट मान लेते हैं a सेट का, माना
एक्स कोई एलिमेंट है जो कि ए सेट के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है जी। अब अगर एक्स ए सेट के अंदर बिलोंग करता है तो एफ फंक्शन में इस एक्स की कोई ना कोई इमेज बनेगी। मान लो वो इमेज वाई है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ पे वाई क्या है, ये बिलोंग करता है बी सेट से। ठीक है, अब एफ फंक्शन में एक्स की इमेज अगर वाई बन रही है तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा, हमें देखा ना कि एफ जो व्युत्क्रमणीय है, तो इसका इन्वर्स जो है मान लो एफ इन्वर्स है। ठीक है, तो जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा उसमें वाई की इमेज एक्स बन रही होगी। बिल्कुल सही बात है सर, है ना। अगर एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो जो इसका इन्वर्स होगा, क्योंकि एफ जो व्युत्क्रमणीय दे रखा है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो एफ का जो इन्वर्स होगा उसमें वाई की इमेज एक्स बन रही होगी, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब देखो, अब एफ इनवर्स वाई अगर एक्स के बराबर है, ठीक है, ठीक है सर। अब मैं एक काम करूं, इसका वापस से इन्वर्स ले लूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बताना जरा। देखो एफ ऑफ एक्स अगर वाई के बराबर है, जब आपने इसका इन्वर्स लिया तो आपने क्या किया, इस एफ के ऊपर यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, ये जो एफ लिखा हुआ था, इसके ऊपर आपने इन्वर्स लगा दिया, है ना, और जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट बन गया था। ठीक है, सेम चीज के साथ अगर मैं इसका वापस से इन्वर्स ले लूं तो मैं कैसे लिखूंगा। आप कहेंगे सर ये जो आपने एफ इन्वर्स लिखा है ना, ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसके ऊपर आपको इन्वर्स का निशान लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एफ था, जब इसका इन्वर्स लिया गया तो इसके ऊपर इन्वर्स का निशान लग गया। वैसे अगर मैं इसका वापस इन्वर्स लूंगा तो इसके ऊपर वापस इन्वर्स का निशान लग जाएगा, है ना, और जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो बेटा, इसको समीकरण 2 मान लो। यहाँ पर इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो, आपको कमाल की चीज दिखेगी। भैया एफ ऑफ एक्स भी वाई के बराबर था और एफ का इन्वर्स ऑफ एक्स ये भी वाई के बराबर है। तो 1 व 2 से मैं क्या कह सकता हूं, 1 व 2 से मैं ये कह सकता हूं भैया कि जो एफ ऑफ एक्स है ये बराबर है एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे कह सकता हूं। ठीक है सर। अब एक्स जो है वो तो कोई एक अवयव था, है ना, इसको आप प्रॉपर्ली लिख दीजिएगा। माना एक्स ए समुच्चय का कोई एक अवयव है, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब x जो है वो तो ए समुच्चय का कोई एक एलिमेंट था, कोई भी एक एलिमेंट था। ऐसे ही अगर मैं ए समुच्चय का कोई और एलिमेंट ले लूं, ए समुच्चय के जितने भी एलिमेंट उनको मैं x मान लूं लेट से, तो यहां पे लिख देंगे यहां इसी प्रकार फॉर ऑल x, ए समुच्चय के अंदर में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको अगर मैं x मान लूं, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। भाई यहां पे तो हमने क्या माना कि यार ए सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट है x, तो उसके लिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि उस एलिमेंट के लिए एफ ऑफ इनवर्स का इनवर्स बराबर होगा एफ के, है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया ये वाली चीज। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए भी ये बात बिल्कुल सही सिद्ध होगी, है ना, ये बात बिल्कुल अपनी सही सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो एफ फंक्शन है और जो एफ इनवर्स का इनवर्स है वो बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था और हो गया हमारा प्रूफ। हैंस प्रूफ लिख दो बस। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर लिया। तो इस प्रकार से हमारी 6 की 6 थ्योरम प्रूफ हो चुकी हैं। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू।